हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट थिंकर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट थिंकर्स स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो सभी स्टूडेंट शुरू से अंत तक इस क्लास को जरूर देखिएगा। जो न्यू स्टूडेंट है हमारे इस यूट्यूब चैनल बेस्ट थिंकर्स स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट के पास नोटिफिकेशन समय के अनुसार पहुँच जाए, आप भी समय के अनुसार क्लास को देख सकें। तो चलिए सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं, और सभी स्टूडेंट इस सवाल का जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला सवाल है, जो कि सिविल कोड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, सेट से करवा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या होगा। क्या होगा? उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ, उसका सरल वाक्य क्या होता है? उसको हम क्या बोलते हैं? उसने स्वयं को परिश्रमी कहा, यही ना होगा। जैसे कि सरल वाक्य कहते की है, किसको है? जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेयत रखता है, उसी को ने बोलते हैं साधारण वाक्य या फिर स्वयं वाक्य। इसलिए क्या हो जाएगा? उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ। जैसे कि आप कहेंगे कि मैं क्या हूँ? परिश्रमी हूँ, मतलब स्वयं आपको आप अपने आप को क्या कह रहे हैं कि मैं परिश्रमी हूँ। इसलिए एक का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 2 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि परसर्ग में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग वैसे शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द को पूर्ण रूप बना देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। तो परसर्ग में जो है उपसर्ग क्या हो जाएगा? पर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न में दिया गया, निम्न में से योगरूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? योगरूढ़ शब्द कहते किसको हैं? योगरूढ़ शब्द हम किसको कहते हैं? क्या होता है? आप लोग जरूर कमेंट में बताइए, आखिर योगरूढ़ शब्द जो है कहते किसको हैं? योगरूढ़ शब्द का उदाहरण क्या है? इसकी मनोज इसमें क्या है? योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है। इसलिए 3 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और योगरूढ़ का जो है उदाहरण क्या? योगरूढ़ शब्द कहते हैं, योगरूढ़ शब्द सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर, मतलब साधारण और सामान्य वाला अर्थ छोड़ देगा, विशेष अर्थ बताता है, उसको हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि योगरूढ़ का उदाहरण क्या क्या हो सकता है? योगरूढ़ का उदाहरण हम बता सकते हैं कि पीताम्बर, जिसका अर्थ होता है पीला वस्त्र धारण करने वाला, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या होता है? विष्णु होता है। मतलब साधारण अर्थ छोड़ देगा, उसका विशेष अर्थ निकलेगा, उसी को हम योगरूढ़ शब्द कहेंगे। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? देशज शब्द का उदाहरण कौन सा ऑप्शन है? इसमें डोंगा क्या है? देशज शब्द का है, इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देशज शब्द वह शब्द होता है जिसकी उत्पत्ति का कोई क्या होता है? स्पष्ट प्रमाण न हो, उसी को ना बोलते हैं देशज शब्द। जैसे कि हम बोल सकते हैं अलमारी और बाल्टी पुर्तगाली भाषा का शब्द है, इसी प्रकार से डोंगा क्या है? देशज शब्द का भाषा है। इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाए? जो कर्म में तत्पर रहता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्मठ बोलते हैं। इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 6 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। पुल्लिंग शब्द इसमें कौन सा है? बचपन क्या है? पुल्लिंग शब्द है। इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्त्रीलिंग में लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह या निशान होता है। स्त्रीलिंग यदि रहे तो चिन्ह या निशान रहेगा उसमें। पुल्लिंग में तो आपको बता दिया सेम टू सेम, बचपन क्या है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 7 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि दर्शनीय शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है? क्या है? दर्शनीय शब्द किस योग के प्रत्यय से बना है? क्या हो जाएगा? ई से ही बना है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन नंबर से। आप कहिए सर कैसे ई से बना है? तो 9 में दीर्घ ही, जैसे कि यहाँ हम आपको बताएंगे कि यहाँ कैसे बना है। तो दर्शन प्लस दीर्घ ही, मतलब बड़ी ई की मात्रा ऐड करेंगे तभी ना दर्शनीय हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या हो गया? ई का मतलब क्या हो गया? यही ना जुड़ गया। ई वाला मात्रा मतलब बड़ी ई की मात्रा, यदि इसका मात्रा क्या होता है? दीर्घ ही की मात्रा निकलता है इससे, मतलब क्या जुड़ गया? ई जुड़ गया। इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है। 8 नंबर प्रश्न में है कि अष्ट धातु में कौन सा समास है? कौन सा समास है? अष्ट का मतलब क्या होता है? 8। यदि संख्या का बोध आता है, संख्या वाला सवाल में आ जाता है, समास पूछता है, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा।
इसलिए 8 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है दिग्गु समास कहती किसको? दिग्गु समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है। अगला प्रश्न दिया गया है 9 नंबर। निम्नलिखित विकल्पों में से कवि और कविता किसका संबंध है? कवि और कविता जो है किसका संबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो है कवि और कविता का निबंध से संबंध है, इसलिए 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा का निबंध अतीत के चलचित्र से संबंध है। अगला सवाल है 10 नंबर प्रश्न। स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है? स्वतंत्र में उपसर्ग मतलब वैसा शब्द, मतलब वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उस शब्द को पूर्ण रूप शब्द बना देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। स्व प्लस तंत्र बराबर स्वतंत्र, पहले क्या आया है? स्व आ गया, तो स्व क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, इसलिए 10 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 11 नंबर। स्व का विवरण क्या है? क्या दिया गया है? स्व का जो है विवरण क्या है? आप लोग जरूर बताइएगा कि आखिर जो यहाँ स्व कौन सा स्व है? दंत स्व है। दंत स्व का जो है विवरण क्या क्या होता है? संघर्षी होता है, उष्म होता है, दैत्य होता है, महाप्राण होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता है। अल्पप्राण नहीं होता है। और यहाँ दिया गया है दैत्य, यहाँ देखिए पाशविक नहीं होता, इसलिए सी गलत, इसलिए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 12 नंबर प्रश्न। दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को हम कहते क्या है? जो सार्थक शब्द, मतलब सार्थक का मतलब क्या? वैसा शब्द जो जिसको हम पढ़ लिख सकते हैं अच्छी तरीके से, उसी को ना सार्थक बोलता है। निरर्थक किसको बोलते हैं? निरर्थक शब्द हम वैसे शब्द को कहते हैं जिसको हम पढ़ ही नहीं सकते, उसको निरर्थक बोलते हैं, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। तो यह सवाल में दिया गया 12 नंबर में, दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यौगिक शब्द बोलते हैं, इसलिए 12 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, या सार्थक शब्द तो आप यौगिक शब्द तो आप लोग जानते हैं, जैसे कि यहाँ यौगिक का उदाहरण क्या होता है? राजपुत्र, तो इसको हम तोड़ सकते हैं, राज का पुत्र, जैसे पाठशाला, पाठ का शाला, जन्मभूमि, जन्म का भूमि। अगला प्रश्न है 13 नंबर। 13 नंबर में है निम्न में से रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? रूढ़ शब्द का उदाहरण क्या क्या हो सकता है? जैसे कि एग्जाम्पल के तहत पान यहाँ ले लेते हैं, एग्जाम्पल क्या लेते हैं? पान, तो कैसे कैसे इसको हम तोड़ सकते हैं? प में आकर प्लस 9 पान हो गया, इसलिए यह क्या हो गया है? योगरूढ़ शब्द का, योगरूढ़ नहीं रूढ़ शब्द का उदाहरण हो जाएगा, इसलिए 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे सर रूढ़ कैसे आ गया? जिन शब्दों का खंड निरर्थक होता है उन्हीं को रूढ़ शब्द। अभी हम आपको प्रीवियस मतलब पीछे वाला क्वेश्चन में, पीछे वाला प्रश्न हम आपको बताए थे, जिसका कोई सार्थक शब्द निकलता है, जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है, उसको हम बोलते हैं योगरूढ़ शब्द। लेकिन निरर्थक शब्द का, निरर्थक यदि अर्थ निकलते, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, उसको हम क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। मतलब जिन शब्दों का खंड निरर्थक होता है उन्हें रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पा प्लस 9 कुछ निकलता है अर्थ? नहीं निकलता है, इसलिए क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा। इसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, रात हो गया, तो रा प्लस तो से कोई अर्थ निकल रहा है? बताइएगा, बोलिएगा नहीं सर बिल्कुल नहीं निकल रहा है। मतलब निरर्थक का अर्थ देता है उसको हम बोलते हैं रूढ़ शब्द, यदि सार्थक का अर्थ देता है उसको हम बोलते हैं योगरूढ़ शब्द, लेकिन निरर्थक का अर्थ दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा। पान ऑप्शन नंबर बी 13 का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बताइएगा 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है कि लो सूर्य डूब गया, इस वाक्य में सूर्य का अर्थ परिवर्तन का कारण है, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 14 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लो सूर्य डूब गया, इस वाक्य में सूर्य का अर्थ परिवर्तन के कारण क्या हो जाएगा? व्यंजना हो जाएगा, इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आप बोलेंगे सर व्यंजक किसको कहते हैं? जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध न तो मुख्यार्थ से होता है और न ही लक्ष्यार्थ से होता है, अपितु कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ से या व्यंग्यार्थ से प्रकट होता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है काल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो काल का पर्यायवाची शब्द सबसे पहले होता है, काल का मतलब क्या? काल को ही ना बोलते हैं, टाइम जिसको समय बोलते हैं, अवसर बोलते हैं, वक्त बोलते हैं, वेला बोलते हैं, यही सब बोलते हैं। तो क्या क्या हुआ है? समय हो गया काल का पर्यायवाची शब्द, अवसर हो गया काल का पर्यायवाची शब्द, और क्या हो जाएगा?
और क्या हो जाएगा, मृत्यु भी है ना, क्या हुआ, मृत्यु भी एक समय हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, मृत्यु, समय, काल का ये सब क्या हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया। लेकिन गति तो दूसरा है, गति का पर्यायवाची शब्द दूसरा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, 15 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न बताइएगा, 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर में है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द वर्तनी रूप से शुद्ध है। तो सु संस्कृत का जो है सही वर्तनी क्या होता है, तो स्व में हर्षहुकार, तो स्व में हर्षहुकार होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, स्व में हर्षहुकार, स्व में अनुस्वर आधा स्व, क में री की मात्रा, तो सुसंस्कृत, जो कि 16 का ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए 16 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब आप सभी स्टूडेंट कमेंट में बताइएगा। देखते हैं कौन सा स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से सवाल का जवाब दे पाते हैं। 17 नंबर प्रश्न में अविवेकीकरण का अर्थ क्या है, क्या इसका अर्थ होता है, अविवेकीकरण का क्या अर्थ होता है, अज्ञान, मूर्खतापूर्ण, भले बुरे का ज्ञान न होना, उसी को न बोलता अविवेकीकरण, अज्ञान हो जाएगा, इसलिए 17 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर में है कि प्रावलंबन शब्द का विलोम क्या होता है, प्रावलंबन शब्द का विलोम होता है स्वावलंबन होता है, इसलिए 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रावलंबन का मतलब होता है किसी दूसरे पर आश्रित या अविलंबित होना, क्या होता है, किसी दूसरे पर आश्रित या अविलंबित होना को क्या बोलते हैं, प्रावलंबन बोलते हैं। और स्वावलंबन तो आप समझ रहे, तो किसी के दूसरे पर आश्रित नहीं होना उसको स्वावलंबन बोलते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न में है स्वस्ति इस पद का संधि विच्छेद बताइए। स्वस्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सहकार प्लस अस्ति बराबर स्वस्ति, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया, सु प्लस अस्ति बराबर स्वस्ति, जो कि 19 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर। पर्वत शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें, पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा ऑप्शन है, एक ऑप्शन पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं दिया रहेगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द होता है पहाड़ होता है, और क्या होता है, गिरी होता है, पहाड़ होता है, गिरी होता है, अचल होता है, नग भी होता है, भूधर भी होता है, लेकिन अब अम्बुधि जो दिया गया है, अम्बुधि जो दिया गया है पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो तीन ऑप्शन है सब पर्यायवाची का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन जो है अम्बुधि जो है क्या है, 20 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है 21 नंबर। 21 नंबर में है किसान शब्द क्या है, क्या है आप लोग बताइएगा, किसान कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है, इसलिए 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होता है। तद्भव किसको कहते हैं, तत्सम शब्दों में समय और परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बनता है उसी को नहीं तद्भव बोलते हैं, इसलिए 21 का सी करेक्ट आंसर हो। जिस प्रकार से हम आम्र को आम बोल देते हैं, इसके आम्र यहाँ क्या हो गया था, आम्र को ही संस्कृत में यूज कर लेते हैं, संस्कृत वाला चीज को तत्सम बोलते हैं, वही आम्र को हम यदि हम आम बोलते हैं तो संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ कृषक को क्या कर दिया गया, कृषक को किसान कर, कृषक यदि रहता सवाल में तो हम तत्सम का आंसर मारते, लेकिन किसान दिया गया है, कृषक को संस्कृत में लिखा गया था, उसी को हिंदी में कन्वर्ट करके किसान लिख दिया, तो कि हिंदी में कन्वर्ट किया तो तद्भव हो गया, इसलिए करेक्ट आंसर 21 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो गया। अगला सवाल है 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न में क्या दिएगा, पूरी तरह तैयार हो जाना, इस अर्थ के लिए मुहावरा का अर्थ बताइए। क्या इसका अर्थ हो जाएगा, पूरी तरह तैयार का मतलब कमर कसना, पूरी तरह तैयार हो जाना, इसलिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। उल्टी गंगा बहना मुहावरा का क्या अर्थ होता है, उल्टी गंगा बहना मुहावरा का अर्थ होता है अनहोनी हो जाना या असंभव काम करना। उंगलियों पर नाचना, इसका क्या मतलब होता है, उंगलियों पर नाचना मुहावरा का अर्थ होता है वश में कर लेना। ईद का चांद होना का मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, लेकिन मेरा सवाल में पूछा गया था पूरी तरह तैयार हो जाना, तो मुहावरा का अर्थ हो जाएगा कमर कस लेना। अगला सवाल दिया गया 23 नंबर। 23 नंबर सवाल में है कि यह काम मैं स्वयं कर लूँगा, क्या कह रहा है, मैं अपने आप से कर लूँगा, कालांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा है, मतलब आप किसी भी काम के बारे में बोलेंगे कि यह काम मैं अपने आप कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम का मतलब होता है, इसका डिफिनेशन होता है, इसका परिभाषा होता है कि जो सर्व तीनों पुरुष उत्तम मध्यम और अन्य
में निजत्व का बोध करता कराता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम का, जैसे आप हो गए, अपना हो गए, स्वयं हो गए, यह काम मैं स्वयं कर लूँगा, मैं जो है स्वयं संबंधवाचक क्या सर्वनाम का बोध है, मतलब निजवाचक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 24 नंबर प्रश्न में दिया गया है जिसकी लाठी उसकी भैंस में कालांतित शब्द क्या होता है, क्या हो जाएगा, जिसकी ही लाठी उसकी ही भैंस का करेक्ट आंसर क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। मतलब आप बोले सर संबंधवाचक सर्वनाम कहते किसको, जो सर्वनाम किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयोग होता है उसी को ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो हो गया, सो हो गया, जिसकी, उसकी, ये सब क्या होगा, जिसकी लाठी उसकी ही भैंस, मतलब जिसकी ही लाठी रहेगा तो उसका ही भैंस होगा, मतलब संबंध बता रहा है, इसलिए 24 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, तो अशुद्ध बताना है, तो क्या हो जाएगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, बिल्कुल सही है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, बिल्कुल सही है। तो अशुद्ध यहाँ बताना चाह रहा है, डी हो जाएगा, मैं तेरे को एक घड़ी में, तेरे को बताना चाह रहा है, तेरे को वाला क्या हो जाएगा, ये औसत क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, इसमें बताइएगा निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा, निश्चयवाचक किसको कहते हैं, जो सर्वनाम निकट या दूर की वस्तु की और संकेत करे, अर्थात जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को निश्चय पूर्वक संकेत करे उसे ही कहने बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि क्या हो गया, यह, वह, ये, वे, ऑप्शन में दिया गया सी में यह, इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में दिया गया है निम्न में से कौन सा शब्द जो है अनिश्चयवाचक है, तो 27 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक बताना है। कुछ क्या है, मतलब कुछ क्या, मतलब कुछ मुझे ये दीजिए, तो कुछ में कोई चीज़ निश्चितता का बोध ही नहीं हो रहा है, कोई चीज़ मात्रा पता ही नहीं चल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अनिश्चय हो जाएगा, इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, निम्नलिखित में से वाक्य में किस वाक्य में वचन का प्रयोग हुआ है, कौन सा वाक्य में जो है वचन का प्रयोग हुआ है, मेरी होश उड़ गई, इसमें भी नहीं है, हमारे होश उड़ गए, इसमें भी नहीं, मेरे होश उड़ गए, यही ना है वचन का प्रयोग, इसलिए 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, काम का जो नाम सिर्फ बता देगा उसको क्या बोलते हैं, क्रिया, जिस सबसे किसी कार्य या काम का पता चलता है उसी को क्रिया बोलते हैं, इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, मूल रूप पहले वाला रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, इसलिए 30 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया हम वैसे क्रिया को कहते हैं इसमें कर्म की प्रधानता, आप बोलेगा सर सकर्मक किसको कहते हैं, तो स्व का मतलब यहाँ क्या हो गया, स्व का मतलब यहाँ हो गया साथ, और क्या दिया गया, कर्मक, क्या दिया गया है, कर्मक दिया गया था, कर्मक का मतलब क्या हो गया, कर्मक का मतलब क्या होगा, कर्म के, क्या हो गया, कर्म के, तो अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, उसे को हम क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन क्या हो गया था, कर्ता हो गया, और पुस्तक कर्म हो गया, पढ़ता क्या हो, क्रिया हो गया, कर्म की प्रधानता हुआ सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आप बताइए, आपको हिंट मिल गया है, क्या हो जाएगा, बालक पढ़ता है, तो पढ़ता यहाँ गलत लिखा है इसलिए ए गलत, राम खाना खा चुका है, क्या हो जाएगा, राम खाना खा चुका है, क्या हो जाएगा आपके अनुसार करेक्ट आंसर, ए भी गलत हो गया, राम खाना खा चुका है, अभी करेक्ट रूप से नहीं दिखाना खा चुका, ये भी नहीं है, गोपाल पानी लाओ, ये भी नहीं है, कौन सा है करेक्ट आंसर, अध्यापक ने लड़के को पढ़ाया, यही ना हो जाएगा, पढ़ाया, पढ़ाना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा, इसलिए 31 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में है वह सुधीर से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में लिखवाता जो है क्रिया का कौन सा रूप है, लिखवाता जो है क्रिया का कौन सा रूप है, प्रेरणार्थक क्रिया का ही रूप है, इसलिए 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो रहा है। प्रेरणार्थक क्रिया हम वैसे क्रिया को कहते हैं जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे कार्य करने की प्रेरणा दे तो उसे को ही हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यहाँ का क्या रहा है, सुधीर से पत्र लिखवाता, किसी दूसरे को कोई भी चीज़ बात बताए तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा।
लिखना से लिखवाना। अगला प्रश्न है 32 के बाद 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? 33 नंबर में विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आप लोग जरूर बताइएगा, आपको नॉलेज होगा क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अभी। कौन सा प्रयोग करते हैं ज़्यादा बार? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, जिसको पूर्ण विराम इसी प्रकार से बोलते हैं, हिंदी में इस तरह से लिखते हैं ना। इसलिए क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग जरूर बताइएगा कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं, इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर सवाल। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि सारा सवाल आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और इस क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आज का लास्ट सवाल है परिमाणवाचक विशेषण क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? इसमें इसको हम क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हम वैसे क्रिया विशेषण को कहते हैं जो अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के परिमाण या उसकी मात्रा या संख्या के बारे में बताता है, उसी को हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो संख्या के बारे में कौन बताता है? क्या क्या बारे में आपको बताए थे? उसकी मात्रा बताए या उसका परिमाण बताए और क्या बताए? संख्या के बारे में बताए। 3 चीज़ में से कोई भी चीज़ बताएगा तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अत्यंत, अधिक, कुछ, यही ना हो जाएगा। अत्यंत हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, बता दिया था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर? अत्यंत हो जाएगा, इसलिए 35 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।